समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार की वीडियोस हमारी अपलोड हो गई हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और आज हम उन अधिकारों की कड़ी में थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आज हम जो विशेष अधिकार समझने वाले हैं जो किसी के लिए भी जरूरी है, हम और आप और किसी भी पर्सन के लिए, जिसका नाम ही है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसके शोषण कि अगर किसी भी व्यक्ति का शोषण हो रहा हो तो क्या हम उस शोषण को रोकने के लिए संवैधानिक या कानूनी या निजी अधिकार रखते हैं या नहीं रखते? क्योंकि हमारा इतिहास शोषण से भरा हुआ, उच्च समाज ने निम्न समाज का, ऊंची जाति ने नीची जाति का, पुरुषों ने महिलाओं का, कई स्तरों के बच्चों का शोषण हुआ है। इसलिए हमारे संविधान निर्माताओं ने इस बात की गहराई को समझा कि किसी भी प्रकार से हमें शोषण को रोकने के लिए अधिकार को देना ही होगा। और इस बात को पूर्णतः करते हुए हमारे संविधान में इसका जिक्र मिलता है, जो आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 में आपको मिल जाएगा। आज हम आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24 को बहुत अच्छे से समझेंगे। क्या कहता है आर्टिकल 23? तो कहता है मानव दुर्व्यापार एवं बलात् श्रम का निषेध। मतलब मानव को एक दुर्व्यापार, मतलब गलत तरीके से व्यापार का, गलत तरीके से मानव के व्यापार का यूज नहीं किया जा सकता। और जबरदस्ती, बलात् मतलब होता है जबरदस्ती, उससे श्रम नहीं कराया जा सकता। श्रम मतलब मेहनत नहीं कराई जा सकती, मतलब बिना पैसा दिए कोई काम नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 23 को हमने हेडिंग के रूप में तो समझा, पर इसकी जो छोटी मोटी डिटेल्स हैं वो मैंने बोर्ड पर रिटन डाउन कर दी है। आप क्या कर सकते हो, इससे बाद में स्क्रीनशॉट ले लेना, पहले हम इसको समझ लेते हैं। कहता है कि आर्टिकल 23 कहता है कि मानव दुर्व्यापार, बेगार और इसी प्रकार के अन्य बलात् श्रम के प्रकारों पर भी प्रतिबंध लगाता है। मतलब आर्टिकल 23 कहता है कि मानव का दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता, बेगार नहीं किया जा सकता, जबरदस्ती उससे काम नहीं कराया जा सकता, काम के बदले पैसा देना ही होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो इन सभी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया जाता है, रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। इस व्यवस्था के अंतर्गत कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय होगा। यह अधिकार नागरिक एवं गैर नागरिक दोनों के लिए उपलब्ध होते हैं। मतलब अगर इन सब आर्टिकल 23 में जो बात लिखी गई है, मानव दुर्व्यापार, बेगार या बलात् श्रम के प्रति कोई भी कार्रवाई अगर दिखाई देगी, ऐसा होते हुए कहीं भी दिखाई देगा, तो ये कानूनन रूप से दंडनीय अपराध होगा और इस पर दंड भी दिया जाएगा। इस व्यवस्था के अंदर कहता है कि इस व्यवस्था के अंदर कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय है। तो ये बात मैंने आपको बताई अभी। फिर कहता है कि यह किसी व्यक्ति को न केवल राज्य के खिलाफ बल्कि व्यक्तियों के खिलाफ भी सुरक्षा देता है। मान लो कि सरकार की कोई नीति आई और उससे आपको लगता है कि इससे मेरा शोषण हो रहा है, तो आप सरकार के खिलाफ भी जा सकते हो। और कोई पर्सन भी अगर आपके साथ ऐसा कर रहा है कि आपको जबरदस्ती काम करवा रहा है, मार रहा है, पीट रहा है, आपको कमरे में बंद कर दे रहा है, आपको बोलने से मना कर रहा है, आवाज़ उठाने से रोक रहा है, और आपको लगता है कि ये मेरा शोषण है, तो किसी व्यक्ति के प्रति भी आवाज़ उठाई जा सकती है और राज्य के खिलाफ भी, अर्थात सरकार या किसी भी सरकारी अधिकारी के खिलाफ भी आवाज़ उठाई जा सकती है। और अगर ऐसा पाया जाएगा कि आपका शोषण हुआ है तो कहीं ना कहीं उसको कानूनन रूप से दंड दिया जाए। हम यहाँ पे दो शब्द का जिक्र कर रहे हैं बार बार, एक कह रहे हैं मानव का दुर्व्यापार और एक शब्द का जिक्र कर रहे हैं बेगार। तो ये होता क्या है, तो इसको भी हम अच्छे से समझेंगे। देखो, यहाँ पर मैं आपके लिए अच्छे से अच्छी नॉलेज लेकर आ रहा हूँ, बहुत अच्छी डिटेल लेकर आ रहा हूँ। शायद ही किसी और प्लेटफॉर्म पर ऐसे डिटेल्ड करके आपको चीज़ें मिलती होंगी। तो आप इस यूट्यूब चैनल को और हमें अप्रिशिएट करें, लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी अच्छी से अच्छी नॉलेज जरूर मिले। तो क्या कहता है मानव दुर्व्यापार? कहता है कि इस शब्द में शामिल है, क्या क्या शामिल है? पुरुष, महिला एवं बच्चों की वस्तु के समान खरीद बिक्री नहीं की जा सकती। ना पुरुष की, ना महिला की, ना बच्चों को खरीदा बेचा नहीं जा सकता। महिलाओं और बच्चों को अनैतिक दुर्व्यापार में शामिल नहीं किया जा सकता। मतलब जैसे कि आपने कई
जगहों पर ऐसा सुना होगा कि महिलाओं को, लड़कियों को पकड़ लिया जाता है दूसरे देश में या कहीं बेच दिया जाता है और उनसे जबरन वेश्यावृत्ति का काम करवाया जाता है, जो गलत बात है। सामाजिक रूप से इस बात को कोई स्वीकार नहीं करेगा। तो भाई इस बात को तो जनरली एक सामाजिक पर्सन भी नहीं स्वीकार कर सकता, इसलिए ये शोषण माना जाता है और ये कोई सही बात नहीं है। हमें इसको रोकने के लिए सामाजिक तौर पर भी कदम उठाने चाहिए। फिर कहता है तीसरे में दास, किसी व्यक्ति को दास नहीं बनाया जा सकता। नौकर बना सकते हो कि काम के बदले सैलरी दे सकते हो, पर ऐसा नहीं कि उसको दास ही बना लो। अब अगर ऐसा होता है तो हमारी संसद ने क्या कर रखा है, चाहे बेगार हो चाहे दुर्व्यापार हो, तो कहता है कि इस तरह के कृत्यों पर दंड दिया जाएगा। और वो भी संसद ने एक अधिनियम बना रखा है, और वो अधिनियम कौन सा है, 1956 का अधिनियम है। तो ये कानूनन रूप से गलत है। फिर हम बेगार शब्द को भी अच्छे से समझते हैं। बेगार क्या है, इसका अर्थ है बिना पारिश्रमिक के काम कराना, मतलब आपने काम करा लिया और पैसा नहीं दिया। यह एक विशिष्ट भारतीय व्यवस्था थी जिसके तहत क्षेत्रीय जमींदार कभी कभी अपने नौकरों या उधार लेने वालों से बिना कोई भुगतान किए कार्य कराते थे। ऐसा होता था पहले कि जो बड़े लोग हुआ करते थे, लोगों से काम करा लिया करते थे और उनको बदले में कुछ नहीं देते थे, और उनसे ही काम कराया करते थे जो उनके कर्जदार हुआ करते थे। क्योंकि वो लोग क्या होते थे, भाई मालिक जी से हमने कर्ज ले रखा है, चलो उनका काम कर ही देते हैं, पैसा क्या मांगे, चलो कोई बात नहीं। तो ऐसा होता तो जमींदार लोग इस बात का फायदा भी उठाते थे। बेगार के अलावा बलात् श्रम मतलब जबरदस्ती काम भी के अन्य प्रकार तथा बंधुआ मजदूरी की, किसी को जबरदस्ती अपने पास रखकर उसका व्यापार करवाना या फिर उससे मजदूरी करवाना पर भी रोक लगाता है। आपने अगर एक कलर्स पे एक सीरियल आता था उड़ान नाम से, तो अगर आपने कभी उसका जिक्र सुना हो या देखा हो, तो उड़ान में कुछ इसी प्रकार की बंधुआ मजदूरी को दिखाया गया है कि एक लड़की होती है जिसको कुछ बड़े लोग क्या रख देते हैं, उसके परिवार को अपने पास रखते हैं, जिसमें उसकी लड़की को भी क्या कर देते हैं, बंधुआ मजदूर बना लेते हैं। बलात् श्रम का अर्थ है किसी व्यक्ति को इच्छा के विरुद्ध उससे कार्य करा लेना। बलात् श्रम में केवल शारीरिक अथवा कानूनी बलात् स्थिति ही शामिल नहीं है, बल्कि इसमें आर्थिक परिस्थितियों से उत्पन्न बाध्यता यथा न्यूनतम मजदूरी से कम पर काम कराना भी आदि शामिल है। जैसे अगर कोई व्यक्ति बहुत मजबूर हो गया और सामने वाले को दिख गया कि वो बहुत मजबूर व्यक्ति है, तो उसका ऐसा फ़ायदा उठाना भी गलत है। और ऐसी मजबूरी का फ़ायदा उठाते हुए आप उसे बहुत कम पैसे में ही काम करवा रहे हो, ये भी कानूनन रूप से और सामाजिक रूप से ही गलत है। तो आपको मैंने बहुत अच्छे से मानव के दुर्व्यापार का अर्थ समझाया, बेकार का अर्थ समझाया, और शोषण के विरुद्ध का आर्टिकल 23 बहुत अच्छे से आपको क्लियर हुआ है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अपनी नोटबुक में रिटन डाउन कर लीजिए। तो अभी हमने आर्टिकल 23 समझा, जिसमें किसी भी व्यक्ति या मानव का दुर्व्यापार या बेगार नहीं कराया जा सकता। अब हम शोषण के अधिकार में आर्टिकल जो 24 है उसका भी जो डिफाइन है उसको हम समझ लेते हैं। क्या कहता है, कहता है कि किसी भी फैक्ट्री, खान अथवा अन्य परिसंकटमय, परिसंकटमय का अर्थ है कि मतलब ऐसा कोई भी जगह जहाँ पे जान को खतरा आ जाए, परिसंकटमय गतिविधियों तथा निर्माण कार्य अथवा रेलवे में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के नियोजन का प्रतिषेध करता है। मतलब ऐसी कोई भी जगह जहां पर संकट हो, अर्थात व्यक्ति की जान को खतरा हो, और यहाँ पर भी एक उम्र तक के बच्चे को कोट किया गया है, और वो उम्र आप सभी पहले से ही जानते हैं कि 14 वर्ष से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी भी जानलेवा स्थिति में कार्य कराया नहीं जा सकता। और अगर ऐसा होता है तो हमारा संविधान भी उस चीज़ को रोकता है। कहता है लेकिन यह प्रतिषेध किसी नुकसान ना पहुंचाने वाले अथवा निर्दोष कार्य में नियोजन का प्रतिशोध नहीं करता। मतलब अगर आपसे कोई ऐसा कार्य कराया जा रहा है जिसमें कोई जान का खतरा नहीं है, कई सारे बच्चों के माइंड में ये बात यहाँ तक पहुँच जाती है कि भाई मैं 14 साल से पहले तो कोई भी कार्य नहीं करूँगा, ये तो मेरा संविधान मुझे अधिकार देता है। मान लो घर पे मम्मी ने कहा कि भाई कोई काम कर दे, तो बच्चा कहता है कि मम्मी मेरे संविधान में ये अधिकार लिखा हुआ है कि मुझसे कोई काम नहीं कराया जा सकता।
तो दैट मीन ये सोच नहीं ले जानी है। बाकी आप अवेयर हो एक अच्छी बात है, पर ये सोच नहीं है, क्योंकि संविधान में सीधी सी बात लिखी है कि अगर ऐसा कोई काम आपसे कोई करवा रहा है जिसमें नुकसान नहीं है, संकट नहीं है, जान को खतरा नहीं है, तो ऐसे कार्य कराए जा सकते हैं, इसमें कोई संकोच नहीं है। फिर बच्चों को सुरक्षित करने के लिए कि उसका किसी भी प्रकार से शोषण ना हो, तो सरकार ने कुछ अधिनियम, एक्ट, कानून बनाए हैं, जिसमें एक प्रमुख कानून है बाल श्रम अधिनियम 1986 का। इसको आगे चल के संशोधित किया गया था 2006 में, तो हम उसकी भी चर्चा करेंगे। कहता है 1986 अधिनियम कि यह इस दिशा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून है। 2006 में सरकार ने बच्चों को घरेलू नौकरों के रूप में काम कराने पर अथवा व्यावसायिक प्रतिष्ठानों जैसे होटल में, रेस्टोरेंट में, दुकानों में, कारखानों में, रिजॉर्ट में, स्पा में, चाय की दुकान में या अन्य ऐसी जगह जहाँ पे काफ़ी सारे लोग आते हों, वहाँ पे छोटे बच्चों से कार्य नहीं किया जा सकता। पर आमतौर पर अगर हम एक लाइफ एक्सपीरियंस की बात कहें तो हम अक्सर ही ऐसा देख लेते हैं कि छोटी मोटी जो दुकानें हैं या बड़े बड़े रेस्टोरेंट भी हैं, वहाँ पर भी अक्सर ही हमें दिख जाता है कि कोई 10 साल का बच्चा है, कोई 12 साल का बच्चा है, तो वो आसपास क्या कर रहा है, कोई चीज़ सर्व कर रहा है, काट रहा है या कुछ ले जा रहा है, दिख जाता है। आमतौर पे कानूनी भाषा में ये गलत है और समाज को इस पे क्या करना चाहिए, थोड़ा तो कदम उठाना चाहिए, कम से कम हम उस बच्चे के जो जीवन को सुरक्षा दे सकें। क्योंकि संविधान ने तो अपना काम कर दिया, बाकी तो सारी जिम्मेदारी समाज की ही बनती है कि अगर समाज ऐसा कुछ होते हुए देखता है तो उसे कहीं ना कहीं उसके अधिकारों की सुरक्षा करने के लिए कदम उठाने चाहिए। फिर कहते हैं कि इसमें 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को नियोजित करने वाले के विरुद्ध अभियोजन और दंडात्मक कार्यवाही की चेतावनी दी गई है। अगर ऐसा कोई करता है तो उसके प्रति दंड है। ऐसा नहीं है कि ये लिख दिया गया हो और आप ऐसा ना करें और आप ऐसा करते हुए पा जाओ तो आपको कुछ नहीं होगा। इसको इतना नॉर्मल नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसके पीछे संवैधानिक भाषा में ही लिखा है कि ये दंडात्मक अवस्था है, कि ऐसा कोई करते हुए पाया जाए तो उसे संवैधानिक रूप से दंड दिया जाता है। तो हम दंड की भी बात करेंगे कि कितना दंड दिया जाता है, कैसे दिया जाता है। पर मैंने आपसे भी कहा था कि 1986 का जो अधिनियम था, आगे चलकर इसमें संशोधन हुआ, सुधार हुआ, और सुधार कब हुआ, 2016 में। इसके तहत क्या हुआ, इसके तहत बाल श्रम अधिनियम 1986 को संशोधित कर दिया गया और इसने मूल अधिनियम का नाम बदलकर बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986 कर दिया गया। तो अब इसका एक नया नाम आ चुका है और इसका नया नाम क्या है, बाल एवं किशोर श्रम अधिनियम 1986। लगभग बातें वही हैं पर नए तरीके से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। क्या कहता है, यह संशोधन अधिनियम 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को सभी व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार निषिद्ध करता है। पहले यह निषेध 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियाओं पर लागू था। मतलब सरकार ने इंडिकेट की गई थी कि 18 जो व्यवसाय होंगे उसमें किसी भी प्रकार से बच्चों को नहीं रखा जाएगा। 65 ऐसी प्रक्रियाएं जहां बच्चों को बिल्कुल नहीं रखा जा सकता। सरकार ने ऐसी चीज़ों को कोट करके पहले से ही संविधान में उनका वर्णन कर दिया। पर बाद में थोड़ा समय बाद इस पे कुछ कानून आए, कुछ दंड आए। अब उस दंड की भी व्याख्या कर लेते हैं। पुनः संशोधन अधिनियम किशोर 14 से 18 वर्ष तक के लिए अब है ये कि कतिपय खतरनाक व्यवसायों एवं प्रक्रियाओं में रोजगार एवं निषिद्ध करता है। अर्थात अब 18 वर्ष तक के किसी बच्चे पर अगर कोई खतरनाक व्यवसाय में लिप्त मानते हैं या फिर लिप्त होता है वो, तो उस पर दंडात्मक कार्रवाई होगी। और दंडात्मक कार्रवाई का जो स्थिति है वो क्या है, आपको 6 माह से 2 वर्ष तक की जेल हो सकती है और आपसे या किसी भी व्यक्ति जो शोषण कर रहा है उससे 20,000 से 50,000 का जुर्माना भी लगाया जा सकता। अगर ऐसा वो दोहराता है कि एक बार उसको सजा हो गई है पर फिर भी वो अपनी मौज में ही है और वो फिर से बच्चों से काम करा रहा है, कहता है कि कम पैसे में ज़्यादा काम हो जाता है, और उसको दोबारा पकड़ लिया गया अधिकारियों द्वारा, तो उसको 1 से 3 वर्ष तक की सजा भी हो सकती है।
एक रोचक बात आपको बताऊं कि अगर किसी भी अपराध में किसी व्यक्ति को 2 वर्ष से अधिक सजा हो जाए और अगर वो कहीं सांसद, पार्षद, विधायक है तो उसे अपनी सदस्यता रद्द करनी पड़ जाती है। अर्थात किसी भी अपराध में 2 वर्ष से ऊपर की सजा किसी भी कोर्ट के द्वारा अगर दे दी गई और आप उस समय पार्षद, विधायक या सांसद हो तो आपकी जो सदस्यता होगी वो छीन ली जाएगी। करंट में जो एग्जाम्पल है, जो राजनीति में चर्चा का विषय भी है, राहुल गांधी की जो सदस्यता अभी लोकसभा से गई हुई है वो भी कुछ ऐसे ही अपराधों का परिणाम है जिसमें 2 वर्ष से ऊपर की सजा गुजरात कोर्ट ने उनको दी है। तो आप और हमें इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो अपराध करना ही नहीं चाहिए, पर अगर अपराध हो जाता है और अगर आप राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हो तो आपको 2 वर्ष से अधिक होगा तो शायद वो आपको ज़्यादा समस्याओं में डाल देगा। तो ये जो आर्टिकल 24 है आपको मैंने अच्छे से समझाया है, कई सारी बातें हैं, इसका आप अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में नोट डाउन करो।